हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो हम जो केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। तो आज हमारे इस टॉपिक की 7th क्लास है। अब तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं, प्लीज़ आप एक बार जाके उन पहली क्लासेस को लीजिएगा, फिर आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो अब तक की हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। उस थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा कि जॉन डाल्टन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या उन्होंने किया। और साथ ही साथ हमने उस जो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके ड्रॉबैक्स क्या आए उसके बारे में भी हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें कहा गया है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें कहा गया है जो परमाणु होते हैं तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारे एटम होते हैं, जो हमारे परमाणु होते हैं, तो किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का वह सूक्ष्मतम कण है, वो छोटे से छोटा कण है, वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो कि उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, जो कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है। ऐसे समझिएगा, जैसे अब हम एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं तो ये ईंटों से ही तो बनेगा। ये किससे बनेगा? ईंटों से ही तो बनेगा। तो जो ये ईंट है ना, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो तो क्या है, कोई भी एक मैटर है, कोई भी एक एलिमेंट मान सकते हैं हम, कोई भी मैटर मान सकते हैं। और जो ये ईंट है, ये ईंट है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एटम है, ये हमारा परमाणु है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो परमाणु है वो किसी भी एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो ऐसे ही जैसे जब हम कोई बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें जो ईंट है, जो ब्रिक है, तो वो उसका सबसे छोटा कण हो गया, सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण हो गया। फिर उन ईंटों से मिलकर क्या बन रहे हैं, बना रहे हैं हम, कोई बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, मतलब कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी दीवार है, तो कोई भी कुछ बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि परमाणु क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कैसे रिएक्ट कर सकता है या कैसे भाग ले सकता है, मतलब किसी भी रूप में भाग ले सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब जो हिंदी में, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो हिंदी में कहा गया है परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है जिसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में नापी जाती है। अब जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, तो उसका जो आकार होता है, उसका जो साइज होता है, तो उसको किसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? तो उसकी जो रेडियस होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, उसके द्वारा उसको उसको क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। और जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या फिर परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। अब क्या आगे क्या है कि परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में नापी जाती है। तो परमाणु कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम है, तो उसको हम नापते किस में है? उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, उसको हम नापते किस में? उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के आकार को, जो परमाणु है, जो भी एटम है, उसका जो साइज है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? उसकी, या फिर उसको किस तरीके से दर्शाया जाएगा, मेजर किया जाएगा? उसकी त्रिज्या द्वारा, उसकी रेडियस द्वारा उसको दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसको हम परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको हम मेजर किस में करते हैं? उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। ठीक है, चलिए अब जो 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1/10⁹ मीटर के। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हाँ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 1/10⁹ है, 10⁹ इनवर्स में भी हम इसको
लिख सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? 1/10⁹ मीटर के, या फिर 10⁻⁻9 मीटर में, क्योंकि जब ये 1 में है, 1/10⁹ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो फिर 1 नैनोमीटर किसके इक्वल हो गया? 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, या हम कह सकते हैं किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, वो समझते हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बताया गया है कार्बन 12 एटम्स इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस सो दैट इट्स मास नंबर इज 12। अब कहा जाता है कि कार्बन 12 परमाणु, कार्बन का वह परमाणु है जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हुई? 12 है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है। मतलब जैसे परमाणु के कार्बन क्या है? कार्बन 12 क्या है? परमाणु कार्बन का वह परमाणु है, किसी भी परमाणु कार्बन का वह परमाणु है, वह एटम है जिसके नाभिक में, अब कोई भी एटम है तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ेंगे हम। कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरू में मैं थोड़ी सी जानकारी दे के चल रही हूँ। तो कोई भी, जैसे हमारा ये क्या है, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, तो एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है कोई भी एटम। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नाभिक में जो कोई भी न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में, उसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो उपस्थित होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनका जो सम होता है, उनका जो ऐड होता है, उनका जो जोड़ होता है, तो वो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व की परमाणु भार के या फिर एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? एटॉमिक मास यूनिट। अब जो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन होते हैं उसके मास का 1/12वां भाग। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम जानेंगे एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको एटॉमिक मास सबका लर्न होना चाहिए, तो आप सब इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलिमेंट लिखे हुए हैं, इधर इधर सिंबल है इनके, और इधर एटॉमिक मास है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि एलिमेंट्स क्या रहते हैं, उनके सिंबल किस वजह से रहते हैं। ठीक है, तो ये तो सब तो आपने पढ़ा ही होगा, ये सब मैंने नहीं करवाया इस वजह से ही। अगर आपको ये सब भी पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर और ही ज़्यादा जो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल ज़ीरो से ही लेके चलूँगी, ये मानूंगी कि कभी आपने साइंस पढ़ी ही नहीं है 10th तक, क्योंकि 10th लेवल तक तो सभी बच्चों ने साइंस पढ़ी है, सब कोई थोड़ा बहुत तो इतना तो आता ही होगा, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ाई है। अगर पढ़नी है तो आप बताइएगा, मैं वो भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है एलिमेंट, तो उसको हम H से डिनोट करते हैं, और एक यूनिट इसका मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है। अब कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, 12 यूनिट कार्बन का मास होता है। कितना होता है? 12 यूनिट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, और इसका 14 यूनिट होता है मास, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन को O से डिनोट करेंगे, और 16U मतलब कि 16 यूनिट इसका एटॉमिक मास है। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, और 23 यूनिट इसका एटॉमिक मास है। किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। आगे आता है हमारा मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 24U।
फिर आगे आता है एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, और सिंबल उसका, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27 यूनिट या फिर 27 यूनिट। ठीक है, आगे आगे क्या आता है, आगे आता है हमारा फॉस्फोरस, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल क्या है, P है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 यूनिट। फिर आगे आता है सल्फर, जिसको S से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 यूनिट या फिर 32 यूनिट। फिर नेक्स्ट आता है क्लोरीन, जिसको हम Cl से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक मास आता है ये होता है 35.5 यूनिट या फिर 35.5 यूनिट या फिर 35.5 यूनिट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा पोटेशियम, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और जो पोटेशियम है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 यूनिट यानी 39 यूनिट। फिर आगे आता है हमारा कैल्शियम, जिसको हम Ca से डिनोट करते हैं, और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 यूनिट। फिर आता है हमारा आयरन, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक मास होता है 56 यूनिट। फिर हमारा लास्ट आता है कॉपर, Cu से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5 या फिर 63.5 यूनिट। हमारे जो टोटल एलिमेंट है वो 118 हैं, जो हमारे एटॉमिक थ्योरी में जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो हमारे जो एटम एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे तत्व होते हैं अब तक 118 हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ का ही लिखा है, कुछ का ही सिंबल लिखा है, कुछ का ही एटॉमिक मास लिखा है। जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, आमतौर पर दो तरह से मौजूद होते हैं। दो तरह से कैसे कैसे मौजूद होते हैं, पहला है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के रूप में, दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयनों के रूप में। ठीक है, अब अणुओं के रूप में कैसे होते हैं और आयनों के रूप में कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आई होगी। अच्छी लगी है प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंप्लीट डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन बच्चों को सजेशन दीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी, या फिर आप जिस भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन चाहते होंगे, जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते होंगे, उस हिसाब से मैं फिर आपको पढ़ा दूंगी, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशंस चाहते होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टा जो भी आप यूज़ करते हो सब पर इस चैनल का लिंक सबको शेयर कीजिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।